नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतीय इतिहास कला एवं दर्शन की क्लास में। और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अकबर। ठीक है, तो इससे हमको एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पूरे डिटेल में स्टडी करनी है। तो अकबर के संबंध में ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 होने वाला है। 2 पार्ट में बनेगा अकबर से संबंधित जो वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी बातें अकबर के संबंध में हमको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का कार्यकाल। अकबर का कार्यकाल हम देखते हैं 1556 से 1605 ईस्वी के बीच होता है। ठीक है, इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा सा हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देखिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था, मतलब मुगलों का शासनकाल चल रहा था, उस समय सूर वंश का एक शासक शेर शाह सूरी आया और फिर उसने दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया, हुमायूं को कर दिया बाहर। ठीक है, तो बीच में मुगल काल के बीच में सूरवंश आते हैं। शेर शाह सूरी, जिसका हमको शासक, महत्वपूर्ण शासक का नाम पता है। उस बीच हुमायूं निर्वासन वाली स्थिति में जाकर बाहर रहने लगता है, राजा वीरसाल के यहां पर आपको बताए थे। और उसी बीच जब वो निर्वासन में होता है, मतलब दिल्ली की गद्दी को छोड़कर उसको जब जाना पड़ता है, तो इस बीच अकबर का जन्म होता है राजा वीरसाल के यहां अमरकोट में। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर जन्म लिखा है अकबर का 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है, ये वही समय है जब हुमायूं निर्वासन में चल रहा है, क्योंकि 1540 ईस्वी से हमको सूरवंश का शासन दिल्ली की गद्दी पर देखने को मिलता है। क्लियर है? तो देखिए, जन्म 15 अक्टूबर 1542, पिता हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। ओके, चलिए, तो ये डेट ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर 1542। स्थान होगा अमरकोट, पाकिस्तान का वर्तमान। क्लियर? चलिए, अब राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमको पता चल गया कि 1542 में उसका जन्म हुआ, जब हुमायूं निर्वासन इस स्थिति में था, मतलब बाहर चल रहा था, वो दिल्ली की गद्दी से बाहर हो चुका था, सूरवंश का शासन था। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, लिंक करके चीजें पढ़नी, समझ में आएंगी। राज्याभिषेक देखिएगा 14 फरवरी 1556 में। ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि मात्र 13 साल की उम्र में, 1542 से 1556 करोगे तो 14 साल जरूर लग रहा है, लेकिन देखिए 15 अक्टूबर है और ये 14 फरवरी है, मतलब 13 साल कुछ महीने, मतलब आप बोल सकते हो 13 साल का हुआ था अकबर इस समय। तो 13 साल की स्थिति, 13 साल की आयु में, अल्पायु में कौन सी स्थितियां ऐसी निर्मित हो गई कि इसका राज्याभिषेक करना पड़ा। तो देखिए, हुमायूं दिन पनाह नामक एक बिल्डिंग से की सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और उसी बीच जैसे ही अकबर को पता चलता है, अकबर उस समय कालानौर में होता है। कालानौर कहां? पंजाब का कालानौर, गुरदासपुर जिला, और ज्यादा स्पेसिफाई करें, वर्तमान का पाकिस्तान वाला भाग, ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान का पाकिस्तान वाले पंजाब का भाग कालानौर। ठीक है, गुरदासपुर जिला। तो वहां पर जैसे ही अकबर को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तत्काल उसका राज्याभिषेक करवाया जाता है बैराम खां के द्वारा। ठीक है, बैराम खां उसका एक संरक्षक होगा। ठीक है, इसके पिता के समय से चला आ रहा था प्रधानमंत्री के पद पर। ध्यान रखिएगा, बैराम खां का पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रभावशील व्यक्तित्व है बैराम खां। तो बैराम खां अकबर का संरक्षक बना जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और तत्कालिक रूप से अकबर का राज्याभिषेक करवाया जाता है कालानौर पंजाब में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्याभिषेक अकबर का कहां हुआ है, और ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। 13 वर्ष की आयु थी, यह भी महत्वपूर्ण है। तो हुमायूं पिता की मृत्यु की सूचना पाकर बैराम खां के द्वारा तत्कालिक रूप से इसका राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर बैठाकर करवाया जाता है ना। चलिए, ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे करके आप याद रख सकते हो। कालानौर पंजाब भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, प्रधानमंत्री लिखा है बैराम खां, इसको आप संरक्षक भी बोल सकते हो। 1556 से जो अकबर का कार्यकाल चलेगा वो 1605 तक चलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन 1556 से 1560, मतलब 4 साल का समय ये संरक्षण में रहने वाला है। किसके? बैराम खां के। क्योंकि आयु अभी बहुत कम है, अकेले इतना बड़ा साम्राज्य संभालना मामूली बात नहीं है। तो बैराम खां संरक्षक के रूप में आएगा अकबर के लिए।
1556 से 1560 बैरम खां का संरक्षण काल बोला जाता है अकबर के लिए। ध्यान रखिएगा, अकबर का ये जो काल है 1556 से 1560 का, ये बैरम खां का संरक्षण काल कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो अकबर के संबंध में जितनी भी जानकारी मिल रही है वो कहां से मिल रही है भाई? तो कोई भी जानकारी या कोई भी इतिहास के स्रोत के रूप में हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, उस समय के जो कवि रहे होंगे, लेखक रहे होंगे, उनके साहित्यिक सोर्स। तो उसमें से एक, अकबर के 9 रत्नों में से ही एक था अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा, अकबर के जीवन पर आधारित अबुल फजल के द्वारा रचित अकबरनामा में अकबर की संपूर्ण जानकारी मिलती है और इसका तीसरा अध्याय आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अकबरनामा का तीसरा अध्याय आईने अकबरी, यह भी नाम आपने सुना होगा। आईने अकबरी में भी अकबर के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो ध्यान रखें, अकबर के बारे में जानकारी अकबरनामा, जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, और इसी का तीसरा अध्याय आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। उसमें भी अकबर की सारी नीतियों के बारे में और अन्य जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, तो इतनी बातें अब क्लियर है। 1556 1560 ये अकबर जो है बैरम खां के अंदर रह के शासन करेगा। मतलब यहां पर शासन प्रशासन संबंधी निर्णय जो है वो डायरेक्ट अकबर ना लेकर कौन लेगा? बैरम खां लेगा। बहुत ही प्रभावशाली, जैसे कि मैंने कहा, व्यक्तित्व था इसका। इसके पिता के समय से था, एक तरीके से सेनापति भी था, प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, बैरम खां। तो इस समय के बीच में बैरम खां के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे अकबर की तरफ से। ठीक, चलिए, इसी बीच क्या होता है? 5 नवंबर 1556 को एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना, जिसको हम पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। ठीक है, जब आप देखते हो सूर्यवंश का शासन, इसके पहले वाले वीडियो में सूर्यवंश पढ़ाया गया था, शेरशाह सूरी हमने देखा था, आदिल शाह हमने देखा था। ठीक है, सिकंदर सूर हमने देखा था। तो जब हम सूर्यवंश का शासन देखते हैं तो 1555 तक सूर्यवंश का शासन चलता है। ठीक है, 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लेता है, यह भी हमने देखा। ठीक है, 1555 को हुमायूं दिल्ली की गद्दी फिर प्राप्त कर लेता है सिकंदर सूर को पराजित करके। ठीक, तो सूर्यवंश से अब शासन वापस, साम्राज्य वापस मुगलों को मिल जाता है। ठीक है, 1555 में। लेकिन हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जैसे ही सूर्य शासकों को फिर से पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी एक तरीके से वैकेंट हो गई है, खाली हो गई है फिर से, और चूंकि उसका पुत्र अकबर तो अभी छोटा है, तो फिर से सूर्यवंशी शासकों के द्वारा दिल्ली की गद्दी अपनाने के लिए आक्रमण किया जाता है। ठीक है, और वही आक्रमण कहलाया पानीपत का द्वितीय युद्ध, क्योंकि पानीपत नामक स्थल पर, दिल्ली जाने वाले रास्ते में पानीपत नामक स्थल पर यह युद्ध होता है। तो देखो, यहां पर अकबर है कहां पर? कालानौर पंजाब में। उसको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है हेमू, वो फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है हुमायूं की मृत्यु के पश्चात। जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, इसको पता चला भाई कि क्या क्या पता चला कि हेमू नाम का व्यक्ति, जो सूर्यवंशी शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, वो दिल्ली पर अधिकार करने आ रहा है, दिल्ली पर आक्रमण करने आ रहा है। क्लियर है? तो इस बात की जानकारी प्राप्त होते ही अकबर टेंशन में आ जाता है। और यहां पर इसका एक व्यक्ति था अकबर की तरफ से, एक तरीके से बोल सकते सूबेदार तारदी बेग। ठीक है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र का सूबेदार मुगलों की तरफ से तारदी बेग। वो तारदी बेग जाकर बताता है कि हेमू इतना शक्तिशाली है कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसके पहले बहुत सारे युद्ध भी ये जीत चुका था। तो हेमू इतना शक्तिशाली है कि हम उससे नहीं जीत पाएंगे, ऐसा तारदी बेग, मुगल का सूबेदार, जाके बता रहा है अकबर को। कहां पर? कालानौर पंजाब में। इससे दिमाग खराब होता है अकबर का, बैरम खां का। बैरम खां उसी समय तारदी बेग को निपटा देता है। ठीक है, और योजना बनाई जाती है हेमू से लड़ने की, भिड़ने की। ठीक है, और दिल्ली को बचाने की। चलिए, तो अब यहीं से शुरू हो रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जब हेमू दिल्ली पर अधिकार आक्रमण करने जा रहा है और उसको रोकेंगे मुगल, मतलब अकबर, मतलब बैरम खां। ठीक है, तो अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है, क्योंकि इसके पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में हमने देखा था बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, वो पानीपत का पहला युद्ध था। यह पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस हेमू।
हेमू एक हिंदू शासक था, हालांकि ये सूर्यवंशी शासक आदि शाह का प्रधानमंत्री था, लेकिन सूर्यवंशी शासकों का प्रभाव कम होने के बाद हेमू एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा और इसने बहुत सारे युद्ध जीते भी, बहुत सारे युद्ध जीते भी, बहुत सारा साम्राज्य विस्तार भी किया, और ये एक हिंदू शासक था। तो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, मध्यकालीन इतिहास में एकमात्र हिंदू शासक कौन है जिसने दिल्ली पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था? तो ध्यान रखिएगा, हेमू जो है दिल्ली पर कुछ समय के लिए अधिकार कर चुका था, उसे फिर रोकने के लिए मुगल आएंगे और पानीपत नामक स्थल पर युद्ध होगा, जिसे पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाएगा। तो कुछ समय के लिए दिल्ली पर बैठा था मुगलों के बदले। ध्यान रखिएगा, हेमू एकमात्र हिंदू शासक मध्यकालीन इतिहास में प्रश्न बन सकता है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था, भले ही कुछ समय के लिए क्यों ना हो। और यह वाकई में इतना शक्तिशाली था कि इसे युद्ध में हरा पाना मुश्किल था, काफी मुश्किल था। ठीक है, चलो, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। अब चूंकि दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया, दिल्ली की गद्दी कुछ समय के लिए प्राप्त करने के पश्चात इसने अपने आप को विक्रमादित्य कहा, मतलब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके पहले भी हमने इतिहास में जाना कि जो भी राजा कोई युद्ध जीतता था या प्रतापी होता था, वो विक्रमादित्य की उपाधि स्वयं ले लेता था। तो हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी, चूंकि हिंदू था तो विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। और ये 14वें नंबर का विक्रमादित्य है, ध्यान रखिएगा, 14वें नंबर का विक्रमादित्य है, इंपॉर्टेंट होता है। विक्रमादित्य की जो रैंकिंग है वो भी आपको बता चुके हैं इतिहास की क्लास में, ये 14वें नंबर का विक्रमादित्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो अकबर वर्सेस हेमू, पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू फिर से इस युद्ध में जीतने ही वाला होता है, अचानक एक तीर जाके हेमू के आंख में लग जाता है। ठीक है, और आंख में तीर लगने के बाद हेमू जो है वो गिर जाता है नीचे हाथी से, और उसकी सेना में अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है, और यह बोला जाता है, यह फैल जाता है कि हेमू जो है वो मारा गया। हालांकि मारा नहीं गया था, उसकी आंख में तीर लगा था, लेकिन अफरा तफरी के माहौल के बीच में यह र्यूमर फैल जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई, और फिर वहां से इसकी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है, और फिर हेमू को पकड़कर बैरम खां के पास लाया जाता है, अकबर के पास लाया जाता है, और वहीं पर इसका सर जो है अलग कर दिया जाता है बैरम खां के द्वारा। ठीक है, और इस प्रकार मृत्यु हो जाती है हेमू की। ठीक, तो यह था पानीपत का द्वितीय युद्ध और उसके पीछे पूरी कहानी। चलिए, तो जैसे तैसे जीते, अगर यहां पर हेमू जीत जाता तो यहीं पर मुगलों की समाप्ति हो सकती थी, ऐसा कह सकते थे। लेकिन फिर से मुगल दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं सफलतापूर्वक, और यहां से अकबर का इतिहास शुरू होता है। देखिएगा, अब जैसे कि मैंने बताया 4 साल 56 से 60 तक फिर से सारे निर्णय जो है बैरम खां लेगा। जितनी भी छोटी मोटी लड़ाइयां होगी हैंडल करेगा कौन? बैरम खां। साम्राज्य विस्तार भी करेगा कौन? बैरम खां। लेकिन धीरे धीरे बैरम खां के इस प्रभाव को देखकर मुगल के दरबार में ही जो कुछ अधिकारी वर्ग होते थे वो बैरम खां से चिढ़ने लगे। एक और रीजन ये बोला जाता है कि बैरम खां जो था वो शिया मुस्लिम था। ठीक है, और बाकी जो मुस्लिम थे दरबार में अकबर के, वो सुन्नी थे। इस वजह से भी एक बोल सकते हैं चिढ़, नफरत वाली स्थिति बैरम खां के लिए पैदा हुई, अकबर के ही दरबार में, मुगलों के ही बीच में। तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था धीरे धीरे कि ये सारे निर्णय ले रहा था, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और एक स्थिति के बाद अकबर को भी ऐसा लगने लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। तो देखो 13.5 साल का भी है, 4 साल और गुजर गया, मतलब तकरीबन 17.5-18 साल का अकबर हो चुका है। अब अकबर भी खुद ये सोचने लगा कि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूं, बैरम खां का प्रभाव अब कम होना चाहिए, वो खुद सोचने लगा। उसको भड़काने वाले लोग भी थे, हालांकि उसको भड़काने वालों में अकबर की धाय मां, अकबर का पालन पोषण करने वाली मां, जिसका नाम था महामंगा। ठीक है, वो आगे आएगा, महामंगा, उसने भी अकबर को भड़काया बैरम खां के खिलाफ में। ठीक है, तो बैरम खां को बोला जाता है कि आप चले जाइए मक्का की यात्रा पर। लेकिन उसके पहले एक सीक्वेंस आता है। क्या सीक्वेंस आता है? बैरम खां तकरीबन 1560 ईस्वी के आसपास में एक अभियान पे गया होता है, साम्राज्य विस्तार के लिए एक अभियान पे गया होता है।
उस अभियान पे जब वो गया होता है, उसी बीच मुगलों की सेना ही बैरम खां पर आक्रमण कर देती है अकबर के आदेश पे। इस बात की जानकारी बहुत कम जगह मिलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बैरम खां पर आक्रमण किया जाता है, बैरम खां पर आक्रमण किया जाता है अकबर की सेना के द्वारा। और वहां पर बोला जाता है कि बैरम खां वर्सेस अकबर, मतलब बैरम खां और अकबर के बीच की लड़ाई हो रही है, अकबर की सेना की लड़ाई हो रही है बैरम खां के साथ, जिसको तिलवाड़ा का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तिलवाड़ा का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, तिलवाड़ा का युद्ध देख लीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो बैरम खां वर्सेस अकबर की सेना, तिलवाड़ा का युद्ध, बहुत कम जगह जानकारी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ये वो स्थिति है जब मक्का जाने से पहले, मतलब मक्का जाने के लिए बोला जाता है उससे पहले बैरम खां एक अभियान पे गया होता है। उस अभियान के बीच में ही अकबर की सेना बैरम खां पे आक्रमण कर देती है अकबर के ही आदेश पे। तो अकबर की सेना या अकबर वर्सेस बैरम खां, इस युद्ध को माना जाता है तिलवाड़ा का युद्ध। ठीक है, चलिए। अब चूंकि बैरम खां हो जाता है वहां पर पराजित, उसको लाया जाता है मुगल के दरबार में, अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और अकबर ने उनको 3 ऑप्शन दिए कि आप या तो मक्का की यात्रा पर चले जाइए और वहीं अपना जीवन व्यतीत कीजिए, बचा हुआ जीवन, या फिर आप सेना सलाहकार बन जाइए, सेना सलाहकार बन जाइए, सिर्फ आपको सलाह देनी है, मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है, या फिर किसी एक क्षेत्र का आपको सूबेदार नियुक्त कर दिया जाएगा। तो देखो, बैरम खां को ये जो 2 शर्तें थी कि सलाहकार बन जाए या फिर सूबेदार बन जाए, ये एग्री नहीं था बैरम खां के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वो काफी बड़े पद पे रह चुका है। कौन से पद पे? प्रधानमंत्री पद पे, वजीर पद पे रह चुका है भाई। शासक के बाद सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, वजीर। अब उस पद के बाद अगर कोई छोटा पद मिले आपको, तो एक तरीके से ये इंसल्ट वाली बात होगी। तो इसी वजह से वो दोनों जो ऑफर थे वो ठुकरा दिए बैरम खान ने। और तीसरा जो ऑप्शन था, मतलब जो मैंने शायद पहला बताया कि मक्का की यात्रा पर जाना, इसने मुनासिब समझा, और फिर ये निकल गया मक्का की यात्रा पर बैरम खान। ठीक है, 1561 में जब ये मक्का की यात्रा पर था और गुजरात पहुंचा था, गुजरात का कहां पर्टिकुलर एरिया? पाटन। गुजरात के पाटन वाले क्षेत्र में जब यह मक्का की यात्रा पर था, कौन? बैरम खां। इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या हो जाती है किसके द्वारा? मुबारक खां के द्वारा। ठीक है, मुबारक खां के द्वारा। मुबारक खां कौन है? एक अफगान मुस्लिम, एक अफगान मुस्लिम बैरम खां की हत्या कर देता है। क्योंकि इसके पहले हमने देख रखा है कि जब सूर्यवंशी शासन चल रहा था, सूर्यवंशी शासक क्या थे? अफगान थे। तो इसके पहले हुमायूं के साथ भी ये था। तो जितने भी अफगानों के विरुद्ध अभियान रहे होंगे उसमें बैरम खां शामिल होगा। तो एक तरीके से बहुत सारी चिढ़ वाली स्थिति अफगानों के मन में थी बैरम खां के लिए। तो मुबारक खां नाम का एक व्यक्ति जो अफगान था, उसने मौका पाकर जब ये मक्का की यात्रा पर था, बैरम खां की हत्या कर देता है गुजरात के पाटन वाले क्षेत्र पर। और इस प्रकार समाप्ति हो जाती है बैरम खां वाले अध्याय की। ठीक है, चलिए समझते चलिएगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर समझेंगे, फैक्ट याद करेंगे तो बहुत ज्यादा फैक्ट है, रटने में तकलीफ होगी, समझते चलिएगा, इजी पड़ेगा। ओके, चलिए। अब इसके बाद 1560 का समय हो गया है पूरा। 1560 के बाद से ना जो शासन आता है अकबर का, वो कुछ समय के लिए कहलाता है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। ठीक है, मतलब यहां पर महिलाओं की प्रधानता शासन में हमको देखने को मिलती है। मतलब अब अकबर के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो महिलाओं के प्रभाव में आकर लिए जाएंगे। अब उन महिलाओं में, उन ग्रुप में कौन कौन शामिल था, ये हम चर्चा करेंगे। होता क्या था, मीटिंग होती थी, एक हॉल होता था जहां पर मीटिंग होती थी, जहां पर निर्णय लिए जाते थे, जहां पर सभी मंत्री समूह या प्रभावशाली व्यक्ति अकबर के साथ होते थे। दीवाने खास बोला जाता था उसको। वहां पर जब कोई भी समस्या अकबर के सामने आती थी तो अकबर उस समय स्वयं निर्णय नहीं लेता था। ठीक है, अकबर पीछे के दरवाजे से जाता था उस महल में जहां पर महिलाएं हुआ करती थी, महिलाओं के महल में। ठीक है, महिलाओं के महल में। और महिलाओं के महल को या महिलाओं के ग्रुप को हरम दल बोला जाता था। तो वो हरम दल के पास जाता था और पूछता था कि ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे क्या निर्णय देना चाहिए। तो हरम दल की जो महिलाएं थी उसको सजेस्ट करती थी कि आप ये निर्णय सुनाइए, और फिर अकबर दरबार में आके, दीवाने खास में आके निर्णय देता था जैसे उन महिलाओं ने बताया। ठीक है, तो इसी वजह से
अकबर के इस काल को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। महिलाओं के प्रभाव में वो निर्णय लेता था, महिलाओं के द्वारा जो भी निर्णय या सजेशन दिए जाते थे वो निर्णय अकबर के द्वारा लिया जाता था। तकरीबन ये 1560 से 62 तक चला, कहीं कहीं मानना है कि 1560 से 64 तक भी ये चलता है। क्लियर है क्या? तो चलो, लिखा हुआ महिलाओं की प्रधानता शासन में थी, महिलाओं का पूरा पूरा प्रभाव था निर्णय लेने में, अकबर लिया करता था महिलाओं से पूछकर निर्णय। चलिए, अब उन महिलाओं में जिनको हम हरम दल कह रहे हैं, उस हरम दल में कौन कौन महिलाएं सम्मिलित थी? ऐसा नहीं कि सब समस्त महिलाएं ही थी, उसमें कुछ व्यक्ति भी शामिल थे, मतलब कुछ पुरुष भी शामिल थे। देखिए, अकबर की दाएं सबसे ज्यादा प्रभाव इनका ही था अकबर के ऊपर, जिनका नाम था माहम अनगा। ठीक है, माहम अनगा। मूवी जोधा अकबर अगर देखे होंगे तो ये आपको पता होगा। ठीक है, अब मूवी देखने की जरूरत इसलिए फिलहाल नहीं है, एग्जाम नजदीक है, बाद में देख लीजिएगा। माहम अनगा, सबसे ज्यादा प्रभाव अकबर के ऊपर इनका था, पालन पोषण इन्होंने ही किया था। माहम अनगा का खुद का पुत्र, ठीक है, अकबर तो इनका खुद का पुत्र नहीं था, अकबर का पालन पोषण किया था, लेकिन अकबर इसको बहुत मानता था, दाएं मां थी ये। लेकिन माहम अनगा का खुद का पुत्र जिसका नाम था आदम खां, आदम खां, इसकी मां की वजह से इसको भी बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, और ये भी उस ग्रुप में शामिल था। जीजी अंगा, जीजी अंगा कौन? माहम अंगा की पुत्री। राज्यपाल अकबर का जीजा शिहाबुद्दीन, ये भी उस ग्रुप में शामिल था। ये सब मिलके अकबर को सजेस्ट करते थे कि आप ये निर्णय सुनाइए, पेटीकोट शासन कहलाया। क्लियर? क्या नाम याद रखना, माहम अनगा, उसका पुत्र आदम खां, जीजी अंगा, शिहाबुद्दीन, एक राज्यपाल था एक क्षेत्र का। ये सारे हरम दल कहलाते थे। ठीक है, चलो, अब क्या होता है, ये वाला सीक्वेंस मूवी में भी दिखाया गया है, मूवी देखने की जरूरत नहीं, मैं सुना रहा हूं, सुन लो। कि इसी बीच जब 1560 से 62 या 64 पेटीकोट शासन, पर्दा शासन चल रहा था अकबर के लिए, तो उस समय आदम खां के द्वारा मालवा को लूटा जाता है। मतलब अकबर का मालवा अभियान यहां पर हम पढ़ते हैं, आगे बताऊंगा अभी। अकबर के अभियानों में एक अभियान मालवा का अभियान, जिसमें अकबर अपनी तरफ से आदम खां को भेजता है। अब मालवा को जैसे ही आक्रमण किया जाता है, मालवा अभियान जैसे ही होता है, वहां पर अपार धन प्राप्त होती है मुगलों को, और मुगलों की तरफ से कौन था? आदम खां। तो जो भी लूट का धन प्राप्त होता है उसका बहुत सारा हिस्सा आदम खां खुद अपने पास रख लेता है, एक तरीके से चोरी कर लेता है, बोल सकते हैं। इस बात से अकबर क्रोधित होकर इसको मृत्यु दंड की सजा सुना देता है। इसका रवैया भी उतना अच्छा नहीं था, तो क्या करता है अकबर, बिल्डिंग से इसको फेंकने का आदेश दे देता है। एक बार फेंकते हैं, हाथ पैर टूटता है, अधमरा होता है, फिर से उसको वहां पर ऊंचाई पर लाकर फिर से छोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार इसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है अकबर के द्वारा। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। तो मालवा को लूटने के क्रम में बहुत सारा जो धन प्राप्त हुआ, लूट का धन, उसको ये अकेला रख लेता है बहुत सारा। मृत्यु दंड की सजा अकबर के द्वारा सुनाई जाती है। तो 1562 में इसकी हो जाती है मृत्यु। उसी के कुछ समय पश्चात महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार हम देख पाते हैं कि पेटीकोट या पर्दा शासन की हो जाती है समाप्ति। मतलब अब इसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अकबर के द्वारा स्वयं खुद के विवेक से लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1560 या 1500 कुछ का समय चल रहा है, अगर कुछ और सन निकल जाए तो अंडरस्टूड होगा। ठीक है, बोलने में कभी क्या है कि वो 1500 की जगह 1900 निकल जाता है, 1800 निकल जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1500 कुछ का समय है, जो लिखा है बिल्कुल सही है। चलिए, अब अकबर के राजनीतिक अभियान के बारे में हम पढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है, अकबर का पहला अभियान आप बोल सकते हो मालवा का अभियान, जो यही हमने देखा था। मालवा का उस समय शासक था बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर, और उसकी पत्नी थी रूपमती। 1561-62 की बात है। अकबर की सेना की तरफ से कौन गया था? आदम खां, जो यही महामनगा का पुत्र था। अपार धन प्राप्त हुआ लूट का, बहुत सारा अपने पास रख लिया, मृत्यु की सजा सुना दी जाती है अकबर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया निपटारा। लेकिन इनके युद्ध में, मालवा अभियान में जब बाज बहादुर और आदम खां के बीच में युद्ध होता है, एक तरीके से ये हार जाता है और ये जीत जाता है, तभी तो इसको लूट का धन प्राप्त होता है। और इसी बीच जब बाज बहादुर पराजित होता है, ये चला जाता है भागकर दूसरी जगह पे, और उसी बीच जो इसकी पत्नी होती है रूपमती, इसकी पत्नी किसकी? बाज बहादुर की। बाज बहादुर की पत्नी, ध्यान रखना यहां पर आदम खां के बगल में पत्नी लिखा है, मतलब ये इसकी पत्नी नहीं है। रूपमती जो पत्नी है वो बाज बहादुर की है। इस बीच जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है।
और ये चला जाता है दूसरी जगह पे, भाग जाता है। क्लियर है? तो बाज बहादुर और रूपमती जो उसकी पत्नी थी, इसका समाधि उज्जैन में है वर्तमान में अभी भी। ठीक है, अभी भी उज्जैन में है, ध्यान रखिएगा। तो मालवा अभियान इस तरीके से होता है 1561-62 में। तो पहला अभियान अकबर की तरफ से, यह अभियान करने के लिए अकबर ही ने बोला था आदम खां को। आदम खां अकबर की मुगल की सेना की तरफ से जाता है। चलिए, अगला अभियान आमेर एवं मेड़ता, अलग अलग क्षेत्र है। आमेर एवं मेड़ता, जब जयपुर जाएंगे तो आमेर का किला है, आमेर नामक क्षेत्र, वहीं पर एक किला है आमेर का किला, और वहीं पर पास में ही मेड़ता है। देखिएगा 1562 ईस्वी में यह अभियान होता है। आमेर का शासक भारमल या बिहारीमल, दोनों एक ही हैं, ठीक है, भारमल या बिहारीमल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाले शासकों में गिना जाता है। ठीक है, मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार करने वालों में पहला राजपूत भारमल या बिहारीमल है। कहां का शासक है? आमेर का शासक है। देखिए, अकबर ने क्या सोचा कि भारत को अगर, या साम्राज्य विस्तार भारत में अगर करना है, तो जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है या सबसे शक्तिशाली जो क्षेत्र है, राजपूतों का क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान वाला क्षेत्र वर्तमान का, उसको पहले कब्जे में लेना पड़ेगा। इस कारण मालवा के बाद और गोंडवाना के बाद, एक गोंडवाना अभियान भी आएगा, उसके बाद अकबर ने सोचा कि अब राजपूत वाले क्षेत्र को, राजपूताना वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया जाए। या तो उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए, वैवाहिक संबंध स्थापित करके ऑटोमेटिकली वो क्षेत्र अकबर के अधीन आ जाता, या तो मैत्री करके उस क्षेत्र को अपने में मिला लिया जाए, या फिर वहां के शासकों को पराजित करके या उनको अपने अधीन लेकर उस क्षेत्र को अपने में सम्मिलित किया जाए। तो अकबर की ये तीन नीति थी इस राजस्थान वाले क्षेत्र को साम्राज्य में मिलाने की। तो आमेर का शासक भारमल बिहारीमल पहला ऐसा राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह लिखा हुआ है फैक्ट यहां पर। भारमल या बिहारीमल का पुत्र, ध्यान रखेंगे, भगवान दास, जो आगे जाके अकबर के ही सेना में या अकबर के ही साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या महत्वपूर्ण पद पे होने वाला है। ध्यान रखना, अकबर की तरफ से ही महत्वपूर्ण पद पे होने वाला है भगवान दास। ठीक है, और इसका पुत्र और मान सिंह, भारमल का पुत्र भगवान दास, भारमल का पोता मान सिंह। भगवान दास और उसका पुत्र मान सिंह दोनों अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले आगे जाके। तो ध्यान रखना ये सारे नाम ना। और भारमल का पुत्र भगवान दास तो हो गया, ठीक है, अकबर की तरफ से आगे जाके जो भी मतलब होगा साथ में होगा अकबर के। और भारमल और बिहारीमल की एक पुत्री जिसका नाम था हरखा बाई, जिसको हम जोधा बाई के नाम से भी जानते हैं। तो जोधा अकबर, वो जो जोधा बाई थी, उसका ओरिजिनल नेम हरखा बाई था। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से हरखा बाई की शादी अकबर से हो जाती है। भारमल के द्वारा ही ये प्रपोजल रखा जाता है कि आप हरखा बाई मतलब मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, मतलब अकबर को पसंद आती है डेफिनेटली, खैर वो तो मूवी वाला सीक्वेंस है। तो हरखा बाई जोधा बाई की शादी जो अकबर के साथ हो जाती है। तो एक तरीके से वैवाहिक संबंध यहां पर स्थापित हो रहे हैं, और इस प्रकार आमेर का क्षेत्र जो है वो अकबर के अधीन आ जा रहा है। ठीक है, मेड़ता का जो जागीरदार था उसका नाम था जयमल राठौर। मेड़ता नामक क्षेत्र का जो जागीरदार था या शासक बोल सकते हो जयमल राठौर, उसको जब पता चलता है कि अकबर की सेना आक्रमण करने वाली है, ये चले जाता है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर चला जाता है, मेवाड़ चला जाता है, और राजा उदय सिंह के यहां शरण ले लेता है। आगे सीक्वेंस में आएगा मेवाड़। क्लियर इतना? तो हो गया आमेर और मेड़ता अभियान। चलिए अगला अभियान देखिए, गोंडवाना अभियान या फिर गढ़कटंगा अभियान। ध्यान रखेंगे दोनों नाम। रानी दुर्गावती का नाम आपने सुना होगा, तो गोंडवाना अभियान आपको रानी दुर्गावती याद आनी चाहिए। लेकिन एक चीज देखिए, रानी दुर्गावती का जो पुत्र है उसका नाम है वीर नारायण। ठीक है, तो जनरली क्या होता था, कोई भी साम्राज्य में जो पुरुष होते थे वही गद्दी पर बैठते थे। तो यहां पर भी बच्चा चाहे छोटा हो, अल्पायु हो, लेकिन गद्दी पर तो वही बैठेगा। तो यहां पर गद्दी में, गोंडवाना की गद्दी में था कौन? वीर नारायण। अल्पायु था, कितने साल का? केवल 3 साल का। तो नाम मात्र एक तरीके से शासक वीर नारायण, लेकिन उसके बदले रानी दुर्गावती मतलब उसकी माता यहां पर शासन कर रही थी। तो इसी कारण जब गोंडवाना का अभियान होता है, अकबर की सेना का सामना रानी दुर्गावती से होता है, और बहुत बहादुरी के साथ रानी दुर्गावती के द्वारा मुगलों की सेना से लड़ा जाता है। और जब लड़ते हुए
एक बहुत ही अच्छे तरीके से सामना करते हुए रानी दुर्गावती को अब ये लगता है कि नहीं, एक घायल हो जाती है ये, और घायल होने के बाद फिर उनको ऐसा लगता है कि अब वो नहीं जीत पाएंगी। तो उन्होंने अपने सेनापति से कहा, रानी दुर्गावती ने अपने सेनापति से कहा कि मुझे मार दो। ठीक है, तो उसका सेनापति ऐसा करने से मना कर देता है। तो रानी दुर्गावती क्या करती है कि मैं दूसरों या मुगल की सेना से नहीं मरना चाहती बोल के तलवार से खुद को मार लेती है, और इस तरीके से वो शहीद कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सारा सीक्वेंस 1564 का है। अकबर की सेना की तरफ से कौन गया था? तो ध्यान रखना, आसफ खां। आसफ खां अकबर की सेना की तरफ से नेतृत्व कर रहा था इस अभियान में। क्लियर है क्या? आसफ खां, 1564 की बात है, गोंडवाना अभियान। तो रानी दुर्गावती का ये जो सीक्वेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी दुर्गावती को याद किया जाता है इसी वजह से, मुगलों की सेना का बहादुरी पूर्वक सामना करने के लिए। ठीक, तो गोंडवाना अभियान यहां पर हो गया। अगला अभियान देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, मेवाड़ अभियान 1567-68 में। क्या ईयर भी याद रखना है? ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब ये जो कहानी के सीक्वेंस के फॉर्म में बता रहा हूं तो इजी होगा ही हो। शासक यहाँ के कौन? उदय सिंह। जयपुर कभी घूमने जाओ, जयपुर का आप उदयपुर घूमने जाना, यहां पर पूरा आपको वंशावली दिख जाएगी। ठीक है, पूरी वंशावली फोटो के साथ आपको दिख जाएगी। जो आप महाराणा प्रताप सुनते हो, उनके पिताजी कौन? उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अकबर के द्वारा स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, अकबर के द्वारा स्वयं चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है। उदय सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण कभी भी नहीं किया गया। डेफिनेटली पराजित हो जाते हैं उदय सिंह। उदय सिंह पराजित होकर चित्तौड़ से आ जाते हैं उदयपुर, और अपनी नई राजधानी किसको बना लेते हैं? उदयपुर को। ठीक है, लेकिन अभी भी अपना क्षेत्र मुगलों को नहीं सौंपा है, अधीनता स्वीकार नहीं की है, और अंत तक नहीं करेंगे। कौन? उदय सिंह। ठीक है, चूंकि मेवाड़ को जीतने में अकबर को बहुत ज्यादा परेशानी आई, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उदय सिंह की सेना ने बहुत डटकर सामना किया। अकबर ने जिहाद का नारा दे दिया, अकबर ने जिहाद का नारा दे दिया गया, और इसी बीच मेवाड़ की जनता का कत्ले आम का भी निर्देश दे दिया अकबर ने। तो एक तरीके से अकबर के कार्यकाल में एक धब्बा बोल सकते हो इसको। मेवाड़ अभियान के दौरान जनता का कत्ले आम किया, उसका निर्देश दिया अकबर के द्वारा। एक धब्बा है, एक दाग है। चलिए, अब इतना क्लियर है सीक्वेंस। तो यहां पर अभी भी उदय सिंह के द्वारा पराजित तो हो जाते उनकी सेना, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करते। चित्तौड़ हालांकि अकबर के अधीन आ जाता है, लेकिन अधीनता स्वीकारना अलग बात होती है। अधीनता, चलो हम आपके अंदर आ गए, आप करो शासन, ऐसा नहीं बोला गया है। समय समय पर बीच बीच में आक्रमण अकबर की सेना पर होगा। ठीक है, चलो अब 1572 में उदय सिंह के पुत्र, जिनका नाम है महाराणा प्रताप, आएंगे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप का 1572 में राज्याभिषेक होता है। 1572 में मेवाड़ के अगले शासक उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। कौन से स्थान पर? गोगुंडा नामक स्थान पर। गोगुंडा नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा, गोगुंडा नामक स्थान पर। और इसी बीच हल्दी घाटी का युद्ध होगा। हल्दी घाटी का युद्ध होगा 1576 में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अभी मेवाड़ की बातें ही चल रही है, उसी बीच हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खां मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं। ये मान सिंह कौन है? यही भगवान दास का पुत्र। ठीक, ये मुगल की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप स्वयं है, उसकी तरफ से हकीम खां और भीलों की संयुक्त सेना। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अकबर मुस्लिम, उसकी सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू मान सिंह। महाराणा प्रताप हिंदू, उनकी सेना का नेतृत्व करने वाले मुस्लिम हकीम खां। याद होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। मेवाड़ को लेके ही सारा चल रहा है अभी। ठीक है क्या? अबुल फजल के द्वारा इस हल्दी घाटी के युद्ध को खामनौर का युद्ध भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखें। महाराणा प्रताप द्वारा गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया गया, सफलतम प्रयोग। अब ये छापामार या गोरिल्ला युद्ध प्रणाली क्या है, ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये आगे भी आने वाला है। ठीक है, चलो जब हम शिवाजी पढ़ेंगे आगे आएंगे, बाजीराव पढ़ेंगे आगे आएंगे, छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति बताएंगे। ठीक है,
तो फिर से यहां पर महाराणा प्रताप की पराजय हो जाती है, लेकिन मृत्यु नहीं होती, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप की सेना की पराजय हो जाती है, अकबर की सेना फिर से जीत जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है और आखिरी तक मेवाड़ जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करता है अकबर की। और फिर महाराणा प्रताप के बाद पुत्र आता है अमर सिंह। अमर सिंह जहांगीर के समय का होगा, जहांगीर के साथ समझौता कर लेता है आगे जाके। तो अमर सिंह के समय बोल सकते हो कि मेवाड़ मुगलों के अधीन आ जाता है, लेकिन अमर सिंह के पहले तक मेवाड़ अकबर के अधीन, मुगलों के अधीन नहीं आता है। कब्जा जरूर होता है कुछ कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये था पूरा मेवाड़ का सीक्वेंस, ध्यान रखिएगा। अमर सिंह आगे जहांगीर के समय आप देखोगे उनसे समझौता कर लेता है, जहांगीर से समझौता कर लेता है। चलो आगे देखो, 1570 ईस्वी तक मेवाड़ अधीनता स्वीकार करने से मना कर चुका है। 1570 ईस्वी तक, 1570 ईस्वी तक अभी तक मेवाड़ ने, एवं आगे भी 1576 तक भी अधीनता स्वीकार नहीं की है मेवाड़ ने। उसके साथ साथ 1570 ईस्वी तक और कौन से ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जिन्होंने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, तो वो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1570 ईस्वी तक जो अधीन नहीं हुए थे वो मैं पहले बता रहा हूं। मेवाड़ अधीन नहीं हुआ था मुगलों के, उसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये सारे चारों के चारों 1570 तक मुगलों के अधीन नहीं हुए थे, अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। लेकिन 1570 ईस्वी तक कौन कौन से क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों के अलावा अधीनता अपना चुके थे? वो थे रणथंभौर 1569 में, कालिंजर 1569 में, उसके अलावा मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर 1570 में। ये सारे अधीनता स्वीकार चुके थे 1570 तक। कब कौन अधीनता स्वीकारा वो पूरा ईयर लिखा हुआ है। कौन अधीनता नहीं स्वीकारा 1570 तक? मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। प्रश्न अगर पूछे 1570 ईस्वी तक कौन से क्षेत्र, कौन से राजपूताना क्षेत्र अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, तो ये चार नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे यहां तक अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, मेवाड़ को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या? गोंडवाना कौन सा क्षेत्र है? गोंडवाना आपका बिहार उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र को बोलते हैं। मध्य भारत बोल सकते हो एक तरीके से गोंडवाना, जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ उत्तर वाला भाग शामिल होगा, बिहार वाला हिस्सा शामिल होगा, उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा शामिल होगा, उसको गोंडवाना बोलेंगे। ठीक है जयदीप जी। चलिए अगला गुजरात अभियान, ध्यान रखिएगा। गुजरात अभियान 1572 में उसने किया था। गुजरात में शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय, ठीक है, मुजफ्फर शाह तृतीय। तो अकबर की सेना जब मुजफ्फर शाह तृतीय के साथ में इसकी लड़ाई होती है गुजरात अभियान के दौरान, तो फिर से पराजय किसकी होनी है? मुजफ्फर शाह तृतीय की, और गुजरात जो है अकबर के अधीन आ जाता है। लेकिन अकबर ने क्या किया, वहां पर एक शासक नियुक्त कर दिया गुजरात क्षेत्र के लिए। अभी अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं है। कई सारे केस में अकबर यही करता था कि जाके उस क्षेत्र को जीत लेता था अभियान के दौरान, और उस क्षेत्र में एक स्वतंत्र कोई शासक अपनी तरफ से नियुक्त कर देता था, जो डेफिनेटली मुगल के ही अधीन रहकर शासन करेगा। इसको साम्राज्य में मिलाना नहीं कहेंगे, लेकिन अधीनता जरूर कहेंगे, ठीक है। तो क्या किया, मुजफ्फर शाह तृतीय से जैसे ही गुजरात अभियान के दौरान जीत पा लेता है अकबर, इसने एक व्यक्ति जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका, उसको गुजरात का शासक नियुक्त कर देता है, ठीक है। और फिर मिर्जा अजीज कोका, उसके साथ उसका एक भाई भी होता है। तो दोनों भाई मिलकर 1573 में, जिनको हम मिर्जा अजीज या मिर्जा बंधु के नाम से जानते हैं, द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है अकबर के ही विरुद्ध। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए अकबर फिर से गुजरात पर आक्रमण करता है और इनको हटाकर गुजरात को पूर्णतः अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है अकबर, ठीक है क्या। मुजफ्फर शाह तृतीय को हटाया, मिर्जा अजीज कोका को खुद अकबर ने वहां शासक नियुक्त कर दिया। मिर्जा अजीज और उसका भाई मतलब मिर्जा बंधु 1573 में अकबर के ही विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। अकबर इस बात की जानकारी प्राप्त कर गुजरात में आ जाता है आक्रमण करने के लिए, और गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लेता है इनको पराजित करके, ठीक है। तो ये चीज देखो, गुजरात को अब साम्राज्य का अंग बना लिया। इतिहासकार मानते हैं कि ये जो गुजरात अभियान था अकबर का सबसे तीव्रतम अभियान है। जैसे ही पता चला तुरंत गया, निपटा दिया, साम्राज्य में मिला लिया, कोई समय नहीं लगा इसको अकबर को। तो इसी कारण इतिहासकार स्मिथ के द्वारा
इस गुजरात अभियान को तीव्रतम अभियान कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा एग्जाम पॉइंट। चलिए, गुजरात विजय अभियान के उपलक्ष्य में एक शहर की स्थापना करता है अकबर, जिसका नाम है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, और उसी को राजधानी भी घोषित कर देता है, और उसी फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। किसकी याद में? शेख सलीम चिश्ती की याद में। सारे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्या क्या? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी, और उसी राजधानी में बुलंद दरवाजे का निर्माण। बुलंद दरवाजे किसकी याद में निर्माण करवाया? शेख सलीम चिश्ती की याद में करवाया। और जब देखो गुजरात वाला हिस्सा चल रहा है, खंबात वाला हिस्सा चल रहा है, मतलब वहां पर क्या है? समुद्र है, खाड़ी है बीच में, देखे होगे खंबात की खाड़ी। तो अकबर पहली बार इस गुजरात अभियान के दौरान समुद्र को देखता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। ठीक है, और वहां से पुर्तगालियों से भी मिला। देखो, यूरोपियंस का आगमन हो चुका था इस समय भारतीय तट पर, तो अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और वहीं पर पुर्तगालियों से, मतलब यूरोपियन से मिला। ठीक है, चलो अगला अभियान देखिए, बिहार बंगाल विजय 1572-75। ठीक, बिहार बंगाल विजय। बिहार बंगाल में अभी भी अफगानों का शासन था। जो सूर शासक हमने देखे थे ना, तो भारत के बहुत सारे क्षेत्र में थे। अभी भी बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में अफगान शासकों का शासन चल रहा था। तो मजा चखाने के लिए 1572-75 में अकबर क्या किए? बिहार बंगाल की विजय अभियान पर निकल गए, और इसी को बोला जाता है तुकारोई का युद्ध। तुकारोई का युद्ध। ये छोटे छोटे युद्ध के नाम ध्यान रखें, ट्रेंड चेंज होगा एग्जाम का, ये इन सारी चीजों से प्रश्न उठाएगा। क्लियर क्या? अकबर की सेना की तरफ से कौन था? मुनीम खां। अकबर की सेना की तरफ से कौन था? मुनीम खां, इंपॉर्टेंट। और इस बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में शासक जो अफगान था वो था दाऊद। दाऊद हार गया, मुनीम खां जीत गया। क्लियर है? और इस तरीके से बिहार बंगाल, मतलब गौड़ क्षेत्र बोलते थे इसको, क्या? गौड़ क्षेत्र बोलते थे, वो गौड़ क्षेत्र अकबर के अधीन आ जाता है। चलिए, अन्य अभियानों में काबुल अभियान, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, कश्मीर 1585 में, थट्टा मतलब सिंध 1591 वाले समय में, काठियावाड़, बलूचिस्तान और कांधार वाला क्षेत्र, ये सारे के सारे अभियान भी अकबर जीत जाता है, और ये सारे क्षेत्र अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये सारे अभियान देखिए, काबुल, कश्मीर, ईयर भी लिखा हुआ है, सिर्फ ध्यान रख लेना। थट्टा सिंध, काठियावाड़, बलूचिस्तान, और एक नाम और आदि याद कर लेना, कांधार। ये सारे क्षेत्र भी मुगल क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान, दक्षिण भारत अभियान, ध्यान रखना। मुगलों में पहला शासक है अकबर, जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। कौन कौन से क्षेत्र को? खानदेश, ये सारे दक्षिण भारत अभियान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, इन सबका अभियान लेकर अकबर जो है दक्षिण भारत के लिए रवाना हुआ। सबसे पहला अभियान उसका दक्षिण भारत के लिए था अहमदनगर में। ठीक है, क्योंकि अहमदनगर को दक्षिण भारत का द्वार बोला जाता था। तो भैया, द्वार को पहले कब्जा करोगे ना दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए, तो अहमदनगर पर अकबर के द्वारा पहला आक्रमण किया गया, पहला दक्षिण भारत अभियान किया गया अहमदनगर में। अहमदनगर में जो मुगलों की सेना आक्रमण करने के लिए गई, उसका नेतृत्व कर रहे थे अब्दुल रहीम खान खाना। हाँ, एक सीक्वेंस आपको बताना भूल गए कि जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, कहां गए बैरम खां? बैरम खां की मृत्यु हो जाती है यहां पर मक्का यात्रा के दौरान। बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना, वैसे तो खान खाना की उपाधि बैरम खां को भी दी गई थी अकबर के ही द्वारा, मुगलों के द्वारा। और फिर जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र था, बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम, और उसकी माता सलीमा बेगम। तो बैरम खां की जो बीवी थी, पत्नी थी सलीमा बेगम, उससे खुद अकबर निकाह कर लेता है, और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लेता है, और अब्दुल रहीम को भी ये खाना खाना की उपाधि दे देता है। और 9 रत्नों में से एक है अब्दुल रहीम खाना खाना। बैरम खां का पुत्र है, अकबर के द्वारा गोद लिया गया, और सलीमा बेगम बैरम खां की जो पत्नी थी उससे निकाह कर लिया इसकी मृत्यु के बाद स्वयं अकबर ने। क्लियर है क्या? ध्यान रखना। तो मुगलों की सेना का नेतृत्व अहमदनगर अभियान में कौन कर रहा है? अब्दुल रहीम खान खाना, और उसके साथ था शहजादा
मुराद। ये दोनों मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अहमदनगर की तरफ से वहां की शासिका चांद बीबी ने मुगल की सेना का सामना किया। ध्यान रखेंगे, लड़ा भी अच्छे तरीके से। अहमदनगर की शासिका कौन थी? चांद बीबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि महिला शासिका। ध्यान रखिएगा, अहमदनगर की महिला शासिका ने, जिसका नाम था चांद बीबी, मुगलों की सेना का सामना किया और लड़ाई में हिस्सा लिया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अहमदनगर का अभियान है 1593 में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे अभियान तो हैं, लेकिन इस बीच ध्यान रखिएगा केवल अंतिम अभियान, पहला अभियान और अंतिम अभियान। ठीक है, अंतिम अभियान था असीरगढ़ का। अकबर का अंतिम अभियान था असीरगढ़ का 1601 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। असीरगढ़ के लिए कहा जाता है कि असीरगढ़ इतना धनाढ्य था कि इसके जो महल के जो दरवाजे की चाबियां होती थी वो सोने की हुआ करती थी। इसी कारण मैंने लिखा है, असीरगढ़ को जीतने के बाद अकबर ने सोने की चाबी से दरवाजा खोला। इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अंतिम अभियान अकबर का दक्षिण अभियान के दौरान ही हुआ, जो था असीरगढ़ का अभियान 1601 में। क्लियर है। और दक्षिण अभियान के पश्चात ही अकबर ने स्वयं को सम्राट की उपाधि प्रदान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर ने स्वयं को सम्राट कब कहा, यह सम्राट की पदवी कब धारण की? दक्षिण भारत अभियान के पश्चात। क्लियर है क्या? तो दक्षिण भारत का पहला अभियान अहमदनगर, अंतिम अभियान असीरगढ़ 1601। जितना अभियान बताया पूरा कवर हो गया है। केवल इतना करना, केवल तो नहीं है, बहुत सारा है, आपके लिए पर्याप्त होगा। एग्जाम में डेफिनेटली जो भी प्रश्न पूछे अब आपसे बन जाएगा, ये क्लियर। फिर हम देखते हैं कि 4 साल बाद अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है पेट की बीमारी से। अकबर की मृत्यु कब? अक्टूबर 1605 में। और आगरा में सिकंदरा नामक स्थल पर, सिकंदरा नामक स्थल पर, यह सिकंदरा कहां? आगरा का सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा नामक स्थल पर अकबर को दफन कर दिया जाता है और वहीं पर इसका मकबरा बना दिया जाता है। ठीक है, तो यह था अकबर का पार्ट 1, जिसमें हमने अकबर के बारे में, उसके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और उसके जितने भी विजय अभियान थे उस पूरे विजय अभियान को देखा। इतना सारा डिटेल में विजय अभियान हमने किसी अन्य शासक के बारे में नहीं देखा क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अकबर के सारे विजय अभियान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बातें ध्यान में रखिएगा, जिस सीक्वेंस से बताया उस सीक्वेंस से ध्यान रखिएगा तो ईजी होगा याद करने में। अगले पार्ट में अकबर के जो कुछ प्रशासनिक नीतियां थी, जो कुछ प्रशासनिक सुधार वगैरह किए थे, वो हम चर्चा करेंगे, जो पार्ट 2 में हम देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।